नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल बेहतरीन होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। मुझे फटाफट से बता दीजिए किसी प्रकार की कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या अथवा किसी और प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको ना हो। आई मेक श्योर कि आपको कोई समस्या ना आए। अगर आपको कोई समस्या आती है तो ये मान लीजिए वो समस्या हमें है, और इस प्रकार से कोई आम समस्या हमें नहीं आ सकती, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यह कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का अलग ही लेवल के साथ। चलिए, क्लास के अंदर उपस्थित छात्रों में अगर मैं देखूं तो अंकित शर्मा शिवानी, ठीक है, निहारिका, सचिन पाल, प्रखर श्रीवास्तव, कन्हैया चौधरी, कन्हैया, अक्षिता, सोनू, निगम हैं, ठीक है, नंदिनी चौरसिया, बहुत सारे बच्चे आए हैं। आपका स्वागत है भाई, थैंक यू प्रखर। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमारा चर्चा का विषय था वो यहां तक पूर्ण हो चुका था। दरअसल हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से 1773 का अधिनियम भारत में आया। देखिए, भारत में 1765 में इलाहाबाद की संधि होने के बाद काफी कुछ भारत में हुआ। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ होता है और डायरकी भी स्टार्ट हो जाती है। अब बंगाल में द्वैत शासन तो प्रारंभ हो चुका था। बंगाल में द्वैत शासन तो प्रारंभ हो चुका था बंगाल के गवर्नर और बंगाल के नवाब के बीच में। लेकिन बंगाल में द्वैत शासन शुरू हो जाने के बाद से भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा था। इसको हम थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। उज्जवल बेटा, बार बार कमेंट मत करो। उज्जवल, आगे बढ़ो। बैकग्राउंड व्हाइट रखें या ब्लैक ही रख लें? व्हाइट रख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ब्लैक कर लेंगे अगर आप कहते हैं तो। हाँ बिल्कुल हो जाएगा मिथिलेश कनौजिया। अब बात को समझिएगा। 1765 की स्थिति का विवरण कर रहा है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक समझो, क्योंकि बीच में छुट्टी हो गई है तो टॉपिक आप समझिए। टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारे चल रहा है कि क्यों 1773 का अधिनियम भारत में क्यों लाना पड़ा। टॉपिक हमारे क्या चल रहा है कि 1773 का अधिनियम भारत में क्यों लाना पड़ा। ठीक है। ठीक है, ठीक है रौनक, यहां ध्यान दे लो, यहां ध्यान दो आप समझिए कि हमारा टॉपिक, विषय क्या चल रहा है। विषय, हमारा विषय क्या चल रहा है? विषय दरअसल ये है 1773 का अधिनियम भारत में क्यों लाना पड़ा। अधिनियम भारत में क्यों लाना पड़ा, क्यों लाना पड़ा, क्यों लाना पड़ा, ये था हमारा विषय। ठीक है जी हाँ। अब यहां पर समझिएगा वाई, वाई 1773 एक्ट, वाई 1773 एक्ट केम टू इंडिया। ये टॉपिक हमारा चल रहा था। अब इस टॉपिक के अंदर मैं एक चीज आपको समझा चुका था कि 1765 इलाहाबाद संधि के बाद, 1765 इलाहाबाद संधि के बाद, 1765 इलाहाबाद संधि के बाद, संधि के बाद, 1765 इलाहाबाद संधि के बाद, ठीक है चलिए, भारत में और विशेषतः बंगाल में, भारत की जगह बंगाल ही लिखेंगे, वो टर्म ज्यादा सही होगा। बंगाल में द्वैत शासन शुरू हो गया था। बंगाल में गवर्नर, बंगाल में गवर्नर बना और रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में कौन गवर्नर बना था बाबू? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है चलिए, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट, रॉबर्ट क्लाइव। सुनो रॉबर्ट, इसको लिख लो। ठीक है चलो, तो अब इसको समझिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया। अब यहां पर हम व्याख्यांत करते हैं इसको। व्याख्यांत से करना जरूरी क्यों है? रॉबर्ट क्लाइव ने भारत के अंदर द्वैत शासन की नींव रख दी। भारत में भी, विशेषतः बंगाल में, रॉबर्ट क्लाइव ने, और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की नींव रख दी। बंगाल में द्वैत शासन की नींव रख दी। द्वैत शासन की नींव रख दी, नींव रख दी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की नींव रख दी। अब द पॉइंट इज, ठीक है छवि, पॉइंट पता है क्या है?
पॉइंट ये है कि यहां जो द्वैत शासन स्टार्ट किया गया है, डायरकी स्टार्ट की गई है, इसके दो लेवल है। यहां जो डायरकी स्टार्ट की गई है, द्वैत शासन का मतलब है दो लोगों का शासन हो रखा है, तो वही द्वैत शासन है ना। तो भाई डायरकी के लेवल हो गए दो। एक हो गया भाई बंगाल के गवर्नर के द्वारा, इधर हो गया उड़े बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर गवर्नर हो गया, और दूसरी तरफ हो गया बंगाल का नवाब। दिस इज गवर्नर एंड दैट इज बंगाल नवाब। ये हो गया बंगाल का नवाब। तो ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा नवाब। तो बंगाल का गवर्नर एक तरफ, बंगाल का नवाब एक तरफ, राइट? जी हाँ, दैट इज डुअल रूल। डायरकी दैट मीन टू से दैट इज डुअल रूल, यही डुअल रूल है, ठीक है। अब इसमें दोनों के पास अलग अलग शक्ति हैं। जैसे बंगाल का गवर्नर जो होगा वो सारे के सारे वो कार्य संभालेगा। ये था कौन भाई? रॉबर्ट क्लाइव था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, ईआईसी का अधिकारी था, वहीं का शाही घराने का था। और ये बंगाल का, ये बंगाल का ही था, बंगाल का ही था, का ही था। कोई एक पर्सन दैट वाज रेजिडेंशियल इन बंगाल, ठीक है, राइट? संजय, बात को समझो। अब बंगाल के गवर्नर का काम क्या है? बंगाल के गवर्नर का काम है राजस्व एकत्रित करना। राजस्व एकत्रित करना इसका काम है, रेवेन्यू मेकिंग, इसका काम है रेवेन्यू का, रेवेन्यू का पैसा, पैसा कि अगर कोई टैक्स देगा तो किसको देगा? इसको देगा। इसका काम है फौजदारी का, ये क्रिमिनल केसेस को संभालेगा। फौजदारी मैटर्स इसके पास जाएंगे, फौजदारी, फौजदारी मामले इसके तो रह जाएंगे। फौजदारी यानी कि भाई आपके क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस इसके पास जाएंगे। तो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है भाई? पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां से बहुत क्लियर है, ठीक है। पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां से बहुत क्लियर है, और उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर यहां पर किसी को भी पैसे जमा करने हैं तो बंगाल के गवर्नर के पास जाएगा, और बंगाल का नवाब भी एक फिक्स अमाउंट हर साल गवर्नर को देगा। तो यहां मैंने क्या बताया, जैसे इस वाली चीज को नोट मत करना, ये रफ है, रफ पेज पे मैं बताने की कोशिश करता हूं। अब यह है बंगाल का एक आदमी, बड़े पेज पे बताऊंगा, हटो, यहां देखो, नोट मत करना। अब ये मान के चलिए दिस इज गजोधर, ये गजोधर है, और गजोधर रहता है बंगाल में। गजोधर कहां रहता है? बंगाल में। ये रहता है बंगाल में, तो दैट इज बंगाली, ठीक है भाई। गजोधर है, बंगाल में रहता है, बंगाली हुआ, ओके। अब इसको टैक्स देना है अपना, तो ये टैक्स किसको देगा? ये टैक्स देगा गवर्नर को, सीधी बात है जी सर। अब अगर इसका कोई फौजदारी मामला होगा, अगर इसका कोई फौजदारी मामला होगा तो वो कहां जाएगा? फौजदारी मैटर, अगर इस पर कोई क्रिमिनल केस लग गया या कोई भी फौजदारी मैटर है, लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, तो ये किसके पास जाएगा? नवाब के पास जाएगा, नवाब के पास जाएगा, ठीक है। तो पैसे थोड़े बहुत यहां भी खर्च होंगे, ठीक है। तो मनी फ्लो दो तरफ इस आदमी का जा रहा है, जहां एक तरफ पैसा होना चाहिए था वो दो तरफ जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब द पॉइंट इज कि भाई अगर नवाब इधर है, उड़े है नवाब, ये पीछे खर्च करने लग रहा है उड़े, तो अगर ये यहां से पैसे, मैंने बताया एक फिक्स अमाउंट भी ये गवर्नर को देगा, तो ये प्रतिवर्ष यहां पर भी रुपए देगा। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? एट द एंड सबसे ज्यादा फायदा हो किसको रहा है? गवर्नर को। सबसे ज्यादा फायदा हो किसको रहा है उबैश? तो वो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है किसको? गवर्नर को। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब गवर्नर किसने अपॉइंट कर रखा है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये गवर्नर किसके लिए काम करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी किसके लिए काम करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी किसके लिए काम करती है? सर ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो होना क्या चाहिए था ये मुझे बताओ, कि अगर गवर्नर पैसे कमा रहा है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति के अंदर यहां पे फायदा होना चाहिए था, फिर यहां पे फायदा होना चाहिए था। लेकिन ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हुआ, ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बट गवर्नर को फायदा हुआ। यह बहुत तगड़ी बात है, ठीक है, यह बहुत तगड़ी बात है, बात को समझिए। हाँ, मैं मूल विधि पढ़ाऊंगा, ठीक है, जी हाँ। नोट करा आपने? बहुत बेहतरीन। हाँ भाई, आपकी कमेंट मुझ तक आ रही है। मनोज, अगर आपकी कमेंट नहीं आएगी तो किसकी आएगी बताओ? तो भाई यहां पर ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। इसके पीछे का कारण क्या था, ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ये आदमी भ्रष्टाचारी था।
ये आदमी भ्रष्टाचारी था, गवर्नर मतलब भ्रष्टाचार करता था, है ना। ठीक है, इस चीज को आप यहां कैसे लिखेंगे, यहां आप लिखेंगे सर्वाधिक धन बंगाल के गवर्नर को मिला, सर्वाधिक धन बंगाल के गवर्नर को मिला, गवर्नर को मिला, सर्वाधिक धन बंगाल के गवर्नर को मिला। ठीक है, इसको ऐसे लिखना, सर्वाधिक धन बंगाल के गवर्नर को मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार को फायदा नहीं पहुंचा, सरकार को फायदा नहीं मिला, को फायदा नहीं मिला, फायदा नहीं मिला, फायदा नहीं। इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट टुक बाई, मैक्स प्रॉफिट टुक बाई, मैक्स प्रॉफिट टुक बाई गवर्नर ओनली, गवर्नर ओनली, नीदर ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर गवर्नमेंट, नॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। तो ऐसी परिस्थिति में वो नाराज थे, ऐसी परिस्थिति में वो नाराज थे। शुरुआत में उन्होंने कोशिश की कि हम यहां से इसको हटा दें। इन्होंने शुरुआत में कोशिश करी कि रॉबर्ट क्लाइव को हटा दे, इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को हटाया, व्रेलास्ट आया, इन्होंने व्रेलास्ट को हटाया, देन आपका कॉर्टियर आया, कॉर्टियर को हटाया, हेस्टिंग आया, बट सेम चीज रही। तो इस चीज को रेगुलेट करने के लिए 1773 का एक्ट भारत में आया। ठीक है, चलिए अब यहां मैंने क्या बताया बाबू कि सर्वाधिक धन बंगाल के गवर्नर को मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार को फायदा नहीं। ठीक है, अब इसी को बेहतर करने के लिए, इसी में सुधार करने के लिए, सुधार के लिए 1773 का एक्ट आया था, 1773 एक्ट आया था, बात आई समझ में। जी हाँ, दैट्स व्हाई 1773 एक्ट केम टू इंडिया। नवाब को गवर्नर अपॉइंट करता था। जी हाँ, ये जो बंगाल का गवर्नर है यही नवाब को अपॉइंट किया करता था। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल एसएससी के लिए पढ़ सकते हो रेशमा आप। ठीक है, चलो ठीक है रवि, टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल ही एकदम खुल के खेलो। ये आपको समझ में आया है तो बताओ। अगर आपके पास मेरे द्वारा पढ़ाए गए कोई भी पुराने नोट्स हैं जो 2 साल से पुराने नहीं हैं तो आप पढ़ सकते हैं, उन्हीं नोट्स के साथ पढ़ सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है आज बैच लिया, टेंशन फ्री रहिए, आप बैच लीजिए, पढ़िए। आज की क्लास, आज क्लास के लास्ट में मैं बात करूंगा कि आपको अगर किसी अन्य विषय में परेशानी है तो क्या है, आपको जितनी भी परेशानी आए आप मुझे बता देना, आपकी परेशानियों के ऊपर सॉल्यूशन अभी मैं क्लास में ही करा दूंगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अब कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं कि बंगाल के गवर्नर के पद पर कौन कौन आया। इससे पहले कि मैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे जाऊं तो उसके बारे में समझिएगा थोड़ा सा। 1773 नहीं, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ। बंगाल के गवर्नर कौन कौन रहे हैं, बंगाल के गवर्नर का क्रम, गवर्नरों का क्रम, ऑर्डर ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल्स, ऑर्डर ऑफ गवर्नर्स ऑफ बंगाल, गवर्नर्स ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल के गवर्नरों के बारे में पूछा जा रहा है तो बताइए। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। अजय भाई क्या ही करूंगा मैं आपका, ये तो बताओ। ठीक है, यहां बाबू रागनी ना चलेंगी। कभी तुम सोच रहे हो कि अगर मजा आ रहा होता ना, सबको मजा आ रहा होता तो सबका ही सिलेक्शन होता बाबू। ये आपको खुद से सीखना पड़ता है। ठीक है, राम राम भाई अजय, थोड़ा देखो तुम। तो बंगाल के गवर्नरों का क्रम अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है रॉबर्ट क्लाइव, सबसे पहला रॉबर्ट क्लाइव, सबसे पहला रॉबर्ट क्लाइव, सबसे पहला। दूसरा आपको देखने को मिलता है व्रेलास्ट, व्रेलास्ट।
तीसरा आपको देखने को मिलता है कॉर्टियर, कॉर्टियर जॉन कॉर्टियर पूरा नाम है कॉर्टियर। और चौथा आपको देखने को मिलता है वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स आपको देखने को मिलता है। तो रॉबर्ट क्लाइव आपको देखने को मिल जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। व्रेलास्ट आपको देखने को मिल जाएगा, कॉर्टियर आपको देखने को मिल जाएगा, और हेस्टिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके बारे में समझिए, जैसे रॉबर्ट क्लाइव है, ये 65 में आया, 65 से 67 तक रहा, ठीक है, मतलब बना था गवर्नर उसके बाद। ये 1767 से 69 तक रहा था, ये 1769 से लेकर 73 तक रहा था, 71 तक रहा था, ये 1771 से लेकर पहले 72 तक रहा, या 72 तक रहा, फिर 1773 से ये गवर्नर जनरल बन जाएगा, ये आप याद रख सकते हैं, 71 से लेकर 73 तक रहा। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बन जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, ये का गवर्नर जनरल बन जाएगा, जनरल बन जाएगा, और इसी के अंतर्गत जो रहेगा 1773 से 85 तक ये रहेगा, लेकिन तब ये गवर्नर जनरल होगा, इसको नोट करिए। ठीक है, नोट किया आपने। हेमंत बाबू नंबर आपको साझा कैसे करें? हम्म, चलिए आगे हम बात करते हैं, ठीक है। सिमरन ध्यान दीजिए आप यहां पर, इस प्रकार से ये आपका क्रम मैंने इस वजह से बताया क्योंकि ये सीपीओ 2023 की परीक्षा में इस प्रकार के सवाल आ चुके हैं, ना कि सिर्फ सीपीओ बल्कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2013 की परीक्षा में भी इस प्रकार के सवाल आ चुके हैं। 13 में हुई थी ना, हाँ, जब प्री प्लस मेंस होता था यूपीएसआई में, अब नहीं होता। सर बंगाल का नवाब कौन था? बाबू बंगाल के नवाब समय समय पर बदल चुके हैं, और नजीबुद्दौला था उस समय पर, है ना। यस, आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे आप हेडिंग डालिए। अब हम बात करते हैं बाबू 1773 के अधिनियम के बारे में। दरअसल ये तो सिर्फ अलग से एक टॉपिक था। अब हम 1773 के एक्ट के बारे में बात करते हैं, जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे उनके बारे में। तो हेडिंग हमारी क्या है? 1773 के अधिनियम के प्रमुख बिंदु। 1773 के अधिनियम के 1773 के अधिनियम के प्रमुख बिंदु, प्रमुख बिंदु, ठीक है, प्रमुख बिंदु की बात करते हैं। तो 1773 के अधिनियम के प्रमुख बिंदु, इंपोर्टेंट पॉइंटर्स ऑफ 1773 एक्ट, इंपोर्टेंट पॉइंटर्स ऑफ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, उस रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं। जिस प्रकार से हमने हेडिंग है डाली तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है सर, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में इधर बात चल रही है। ठीक है, पहला इसमें देखिएगा प्रशासनिक परिवर्तन, प्रशासनिक परिवर्तन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स,
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को हम ध्यानपूर्वक अगर समझे तो क्या है कि पहले तो बंगाल के गवर्नर का पद खत्म किया गया। बंगाल के गवर्नर का पद खत्म किया, का पद समाप्त किया, पद समाप्त किया। साथ में ही बंगाल के नवाब का पद भी समाप्त किया, पद समाप्त किया, समाप्त किया। तो बेसिकली पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल अबॉलिश, पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल अबॉलिश्ड। यहां पर पोस्ट ऑफ नवाब ऑफ बंगाल वाज अबॉलिश्ड, अबॉलिश, दोनों ही पोस्ट अबॉलिश कर दी गई। हाँ, ठीक है। तो पोस्ट ऑफ नवाब भी खत्म कर दिया, बंगाल भी खत्म कर दिया। दूसरा, एक नया पद बनाया जाता है, नया पद बनाया जाता है, नया। ठीक है, तो नए पद के अंदर आपको देखने को मिलता है, नया पद क्या है? हाँ भाई गुलशन बाबू ध्यान दो। तो अब यहां एक नया पद बनाया गया, नया पद। अब नया पद कौन सा है? बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। क्या है बंगाल नया पद? बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, पद बनाया गया, बनाया गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद यहां पर बना दिया गया। ठीक है, चलिए। द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज क्रिएटेड, बंगाल क्रिएटेड, वॉज क्रिएटेड, वॉज क्रिएटेड। तो ये चीज यहां पर क्रिएट कर दी जाती है, नया पद, न्यू पोस्ट आपका यहां क्रिएट हो गया। ठीक है सर जी। अब क्योंकि इसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद भी हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलो, एक कार्यकारी परिषद भी हमें बनानी पड़ेगी, तो वो समझिए। तो साथ में एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद भी बनाई, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद भी बनाई, कार्यकारी परिषद भी बनाई। 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बनाई जाती है, 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी, 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। तो अब इनका काम क्या था, इन दोनों का? इन दोनों का जो काम है ना, ठीक है, चलिए, इन दोनों का जो काम है वो क्या था? इनका ही काम था कानून लागू करना, इनका ही काम था कानून लागू करना। इनका एग्जीक्यूटिव वर्किंग थी, इनकी इनकी वर्किंग कैसी थी? एग्जीक्यूटिव वर्किंग, एग्जीक्यूटिव वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगी इनकी, एग्जीक्यूटिव वर्किंग इनकी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। ठीक है सनी बाबू, कोई आवश्यकता इसके अलावा नहीं होगी, ये पर्याप्त होगा, ये जो बताया है इसका आप याद रखें। अब इसके अंदर ना पहली बात आती है कि सर वो पहला व्यक्ति कौन था जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर बैठने वाला जो पहला व्यक्ति था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद पर बैठने वाला जो पहला व्यक्ति था, वो था वॉरेन हेस्टिंग। तो यहां पहला व्यक्ति कौन था भाई? पहला व्यक्ति दैट वाज वॉरेन हेस्टिंग। पहला व्यक्ति है बाबू वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगा, हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स आपको यहां देखने को मिल जाएगा, वॉरेन। ठीक है, अब वॉरेन हेस्टिंग ही वो आदमी है, ये द्वैध शासन को भी बंगाल से खत्म कर देगा, क्योंकि यहां पर दोनों ही पद खत्म हो गए। तो इससे स्पष्ट होता है बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति भी हो गई। तो यहीं से स्पष्ट होता है कि बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हुई, द्वैध शासन की समाप्ति हुई, समाप्ति भी हो जाती है। ठीक है, तो डायरकी अबॉलिश फ्रॉम बंगाल, बंगाल से डायरकी भी खत्म हो गई। ठीक है, नोट करिए।
बात आई समझ में? बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। सर ये अबॉलिश किसके थ्रू हुआ? अबॉलिश होने की जरूरत क्या थी? जब गवर्नर और नवाब दोनों ही खत्म हो गए तो ये खुद खत्म हो गया। किसके थ्रू हुआ? मतलब लठ तोड़ोगे इसमें? ऐसा तो है नहीं कि हाँ ये बंगाल का जो द्वैत शासन है कोई वस्तु हो कि हाँ जी इस पर लठ तोड़ दो इस वैसे टूट जाएगा, नहीं जी। दिक्कत बेसिकली यही है कि जैसे ही गवर्नर और नवाब दोनों का पद खत्म हुआ, पद समाप्त हुआ, तो यानी खत्म हो गया। दैट्स वेरी ऑब्वियस। चलो जी, अरे बिल्कुल निकल जाएगा भाई अजय, ये दिक्कत होने लग रही है। बड़ा ध्यान देता है, उन्हीं कमेंट में लाग रहा है। ऐसे कैसे बात चल रही भाई? हैं अजय, इधर आप ध्यान दीजिए। अगला, अब आप ये जो बाकी अन्य छात्र हैं वो ये ना सोचिए कि सर ने इस प्रकार का जवाब इस कारण से क्यों दिया, इसके पीछे क्या कारण है। वो पूछ हरियाणवी में रहा है ना। तो वोकल फॉर लोकल मुझे बोलना पड़ा फिर। अब यहां ध्यान दो कि इसके अलावा जो न्यायिक परिवर्तन हुए हैं वो क्या हुए हैं। न्यायिक परिवर्तन क्या हुए? जुडिशियल कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिले हैं? जुडिशियल चेंजेस आपको क्या देखने को मिले? देखो, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है 1774 में। 1774 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 1774 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पहली बार कलकत्ता में, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो बेसिकली क्या, 1774 में पहली बार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। इसको फोर्ट विलियम्स कोर्ट भी कहा गया। ठीक है, इसको पहली सुप्रीम कोर्ट भी कहा गया। इसको क्या कहा गया भैया? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायालय इसको कहा गया। इसको फोर्ट विलियम्स कोर्ट भी कहा जाता है। इसको फोर्ट विलियम कोर्ट्स भी कहा जाता है। फोर्ट विलियम कोर्ट भी इसको कहा गया। इसको क्या, फोर्ट विलियम कोर्ट भी इसको कहा गया। ठीक है, चलिए। ओके सर, इसके अंदर जजों की संख्या कितनी थी बाबू? इसमें जज थे 4। जज कितने थे इसमें? जज थे 4। अब इन 4 जजों में से एक तो हो जाएगा मुख्य जज और 3 हो जाएंगे अन्य। एक तो हो जाएगा मुख्य जो एलिजा इम्पे है, एलिजा इम्पे हो जाएगा मुख्य, और 3 हो जाएंगे अन्य। कौन कौन है वो? लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स। हाइड और चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो ये काम इसमें किया गया जो जुडिशियल चेंजेस थे वो। ये सिर्फ नाम है, तो इंग्लिश और हिंदी में सेम रहेंगे। लाइक ये भी इंग्लिश हिंदी में सेम रहेगा, दैट इज एली जहां इम्पे। ये भी सेम रहेगा, लिमेस्टर, हाइड, चैम्बर्स। ठीक है, ये बिल्कुल सेम रहेंगे। ठीक है, चलो। हाँ बिल्कुल, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद नवाब का पद भी नहीं रहा था, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद आप देखिए भ्रष्टाचार विरोधी, भ्रष्टाचार विरोधी उपबंध, भ्रष्टाचार विरोधी उपबंध, उपबंध क्या किया गया इसमें? इसको बोलते हैं एंटी करप्शन प्रोविजंस। एंटी करप्शन प्रोविजंस, एंटी करप्शन प्रोविजंस, एंटी करप्शन प्रोविजंस। तो जो एंटी करप्शन प्रोविजंस हुए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। बात को समझिए, बहुत ध्यानपूर्वक बात को समझिएगा आप। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक बात को समझिएगा आप, बहुत सिंपली, कि जितने भी व्यापारी ऐसे हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए हैं वो किसी प्रकार का इंडिविजुअल ट्रेड नहीं करेंगे। निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। निजी व्यापार पर रोक। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ, प्रोहिबिशन ऑफ, प्रोहिबिशन ऑफ इंडिविजुअल ट्रेड, विजुअल ट्रेड। निजी व्यापार रोक दिया जाएगा। निजी व्यापार पर रोक लग जाएगी। ना कि सिर्फ निजी व्यापार पर रोक लगाई गई, बल्कि बल्कि
गिफ्ट लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध, प्रतिबंध भी लगा दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ प्रतिबंध लगाए जाने का? स्टॉपेज ऑफ ब्राइबरी, ब्राइबरी स्टॉपेज कर दिया गया। स्टॉपेज, स्टॉपेज, ब्राइबरी स्टॉपेज आपको देखने को मिल जाएगी। ब्राइबरी की स्टॉपेज भी कर दी गई। ठीक है जी हाँ। तो कुछ इस प्रकार की बातें आपको देखने को मिल जाएंगी, कुछ इस प्रकार की बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें से किसी भी चीज में परेशानी, दिक्कत, समस्या अथवा कोई और दिक्कत भी होगी। आप इसको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इस अधिनियम में 2-3 चीजें और डिक्लेयर की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन सरकार ने कुछ घोषणा की है, उनके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल हो जाएगा मिथिलेश, आप निश्चिंत रहिए, आपका बिल्कुल चीजें हो जाएंगी। सर गिफ्ट ब्राइबरी हो गया, जी हाँ। निजी व्यापार का मतलब ये नहीं होता जो सिर्फ इंडिया में होता। निजी व्यापार का मतलब है कि जैसे मान के चलो, जैसे मैं घड़ी के एग्जांपल से लेता हूं, लेट सपोज कि ये कोई घड़ी है। अब ये घड़ी जो है ये बनाई है एक कंपनी ने, ठीक है। कंपनी का नाम जान के तो क्या ही करोगे। लेट सपोज कि ये किसी एक कंपनी ने बनाई है, ठीक है। ऐसी ना, हल्की सी है ना, तो ऐसे ही। तो अब किसी एक कंपनी ने बनाई है, इस एक कंपनी के अंदर कुछ कर्मचारी जो है वो काम कर रहे हैं। तो अब यहां पर यह कहा गया कि इस घड़ी को खरीदने के लिए आप केवल उस कंपनी में ही जा सकते हैं जो इस घड़ी को बना रही है। अलग से किसी अन्य दुकान या किसी अन्य व्यक्ति से अगर आप इसको खरीदते हैं तो जो इसको बेच रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो हो क्या रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सामान आ रहा था वो बाहर ज्यादा बिक रहा था, जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो फायदा होना था वो फायदा नहीं पहुंच रहा था। यह था मैटर। द्वैत शासन किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग ने किया। ठीक है, चलो नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 1773 के अधिनियम में ब्रिटेन सरकार ने कुछ घोषणा की, उनको थोड़ा समझते हैं। जैसा मैंने बताया 1773 एक्ट में, 1773 एक्ट में ब्रिटिश सरकार की घोषणाएं, ब्रिटिश सरकार की घोषणाएं। घोषणाएं, प्रोक्लेमेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1773 एक्ट, प्रोक्लेमेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कुछ घोषणा की, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझिए घोषणाएं क्या की है। पहली घोषणा तो ये की है बाबू कि भारत में होने वाला जो शासन है, भारत में होने वाला जो शासन है उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, भारत में होने वाला शासन, भारत में होने वाला शासन, भारत में होने वाला शासन ब्रिटेन सरकार की ओर से है, जबकि व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से है। भारत में होने वाला शासन ब्रिटेन सरकार की ओर से है, ब्रिटिश सरकार की ओर से है, ओर से है, ओर से है, जबकि व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, की ओर से। ठीक है। दूसरा इसमें कहा गया कंपनी के कार्यों को प्रत्येक 20 वर्ष बाद निरूपित किया जाएगा। कंपनी कार्यों को 20 वर्ष बाद मूल्यांकित किया जाएगा, मूल्यांकित किया जाएगा। अब इन दोनों का मतलब क्या है वो समझिए बाबू। अब इन दोनों का मतलब क्या वो थोड़ा समझिए, ठीक है। चलिए ठीक है। जयदीप की दिक्कत है लाडले, ठीक है। भारत में होने वाला जो शासन है ये ब्रिटिश सरकार की ओर से, जबकि व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से। वो क्लियरली कह रहा है कि इन इंडिया
ट्रेड इज सब्जेक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेड इज सब्जेक्ट ऑफ EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, बट एडमिनिस्ट्रेशन is under ब्रिटिश गवर्नमेंट। बात आई समझ में? ये चीज यहां पर इंग्लिश में सेम इसका मतलब है कि बाबू जो व्यापार हो रहा है ना इंडिया में, जो व्यापार हो रहा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का है, जबकि जो प्रशासन हो रहा है वो ब्रिटेन सरकार का है। एग्जाम्पल से समझो, मान के चलो आपके पापा ने आपको 500 रुपए का नोट दिया। लेट्स सपोज आपके पापा ने आपको 500 रुपए का नोट दिया और उन्होंने कहा कि भाई 500 रुपए में से 200 रुपए तो खर्च कर दिया, ठीक है, और 200 रुपए का खर्च क्या करना है, 200 रुपए का तुझे पीना है जूस, ठीक है, बात खत्म हो। ओके, आप मार्केट में गए, 200 रुपए का आपने जूस पी लिया, ये पापा की तरफ से है। किसकी माई से है? अरे पापा की माई से है वो। अब इसके अलावा आपकी जेब में खुद के भी रुपए थे, आपने अपने रुपए में से क्या करा अलग से, ये तो पापा के रुपए हो गए, आपको पापा ने दिए थे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो थे, आपने 100 रुपए का इसके अंदर क्या कर लिया, फोन का रिचार्ज करा लिया, रिचार्ज करा लिया। तो घर वाले जब आपसे पूछेंगे कि तेरे कितने रुपए खर्च हुए, तो आप बताओगे मेरे 300 रुपए खर्च हुए, जिसमें से 200 तो पापा की तरफ से थे और 100 मेरी तरफ से, ठीक है, अलग अलग बॉडीज हैं। एट द एंड है तो वो भी पापा की, क्योंकि वो जॉब नहीं करता। तो अगर हम बात करें ना, अगर हम बात करें इसके अंतर्गत, क्लियरली बात यह हो जाएगी कि भैया जी सीधे तौर पर अगर एक्सप्लेन किया जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में है वो खाली व्यापार कर रही है, जबकि व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से है, जबकि शासन कौन कर रहा है, ब्रिटिश सरकार। ये चीज इसमें कह दी गई, ठीक है। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, ये चीज इसमें की गई। तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई, इस आधार पर आपका ये जो एक्ट है वो क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम अगले एक्ट 1781 की बात करेंगे। इसके बाद अगला एक्ट आता है बाबू 1781। संदीप भाई ध्यान दिया करो थोड़ा। ठीक है, नोट हो गया है तो बताएं। हम 1781 अधिनियम के ऊपर चलते हैं। सर इंडिया का पहला गवर्नर किसे मानते हैं? बेटा आप थोड़ा ध्यान दो रिंकी, अभी इंडिया का गवर्नर तो आया ही नहीं है, सिर्फ बंगाल का गवर्नर आया है। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि कंपनी कार्यों को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या काम कर रही है नहीं कर रही है, इस चीज को 20 वर्ष बाद देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला एक्ट आता है बाबू 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट आता है, इसको बोलते हैं संशोधनात्मक अधिनियम, संशोधनात्मक अधिनियम। अब संशोधनात्मक अधिनियम क्यों लेकर आया गया, ठीक है, चलो उसको समझिएगा। अब उस संशोधनात्मक अधिनियम लाए जाने के पीछे सबसे पहला रीजन ये देखना है कि 1773 के एक्ट में अगर कोई कमी है तो उसे दूर किया जाए। तो 1773 एक्ट की कमियों को दूर किया गया, ठीक है। चलिए 1773 एक्ट की कमियों को दूर किया गया, कि कमियों को दूर किया गया, कि कमियों को दूर किया, ठीक है। और जो बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र था वो भी इसी के अधीन कर दिया गया, ठीक है। चलो अच्छा, इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हो लिख लीजिए। कंपनी वर्क एवोल्यूशन, कंपनी वर्क इवेलुएशन आफ्टर 20 years। 1773 एक्ट की कमियों को दूर किया गया, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो एनहेंस्ड प्रोविजंस ऑफ 1773 एक्ट। 1773 अधिनियम
की कमियों को दूर किया। दूसरा, अवध उड़ीसा बिहार क्षेत्र पर, अवध उड़ीसा बिहार क्षेत्र पर, बिहार क्षेत्र को भी अवध उड़ीसा और बिहार क्षेत्र को भी क्या किया गया? इन दोनों को, सर जी इन दोनों को भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो अधीन कर दिया जाएगा। किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको लिख लीजिएगा। अवध, अवध लिखने का तरीका OUDH था पहले, अब इसको AWADH अवध लिखते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स इसको औध लिखते थे, OUDH लिखते थे। ठीक है, चलिए, तो अवध आपका हो गया। अवध बंगाल, अवध बिहार एंड ओडिशा, बिहार एंड ओडिशा became subordinate to गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिए गए। राइट, बहुत बेहतरीन। अब यहां मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तीसरा पॉइंट इसमें और क्रिएट होता है, तीसरा पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट को समझिएगा, उसको देखो। ये कलर ठीक है, अजीब सा ही लग रहा है, खैर छोड़िए। तीसरा पॉइंट इसमें यहां होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया, क्षेत्र से बाहर किया, बाहर किया। तो कहने की बात यह हुई कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, कहने की बात यह हुई कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, यह सुप्रीम कोर्ट से अधिक रहेगा, यह सुप्रीम कोर्ट से अधिक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट कहां पे है बाबू? कलकत्ते में है, कोलकाता। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नोट लिखिए। तो वक्फ के बारे में बताओ बाबू। वक्फ के बारे में बताऊंगा नहीं, मैं वक्फ के बारे में वीडियो ही डालूंगा आज, उसको जरूर देख लेना वक्फ की वीडियो को। आज मैं शाम को वक्फ की वीडियो डालूंगा। थैंक यू रोहित। फिर आपको भगवान श्री कृष्ण कैसे लगते हैं? अब है, ये क्या बात है, अच्छे लगते हैं भाई। सीधी बात है। क्या आपको हिंदी की कोई कृति याद है? अच्छा, रचना बहुत सारी याद है हिंदी तो मुझे, इंग्लिश भी याद है एज वेल। हाँ, और भाषाएं भी काफ़ी सारी याद है मुझे। हिंदी में सबसे अच्छी कृति मुझे रश्मि रथी पसंद है, काफ़ी काफ़ी पसंद है मुझे रश्मि रथी। उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, ये देख पवन मुझ में लय है, ये देख गगन मुझ में लय है, ये मुझ में लय है संकार शकल मुझ में लय है, संकार झकल अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल छह अक्षय विशाल। ठीक है। इसमें कहता है कि सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर क्लियर हो जाएगी। तो बाबू ये 3 पॉइंटर्स इसमें क्लियर हुए। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है, चलिए, ठीक है, इसके प्रभावों की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखते हैं इसके कुछ प्रभाव पड़े। दरअसल ये कुछ इंपोर्टेंट केसेस हैं, दीज आर सम इंपोर्टेंट केसेस, कुछ प्रमुख मामले हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कुछ प्रमुख मामले हैं बाबू,
कुछ प्रमुख मामलों की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, इंपोर्टेंट केसेस। अच्छा, केसेस थोड़े पुराने हैं, 1777 के समथिंग के आसपास के केसेस हैं ये। लाइक दीज आर द केस ऑफ 1775, नंद किशोर का केस है, नंद किशोर केस, नंद किशोर केस है ये, नंद किशोर का केस है। दूसरा 1781 चैत सिंह का केस है, चैत सिंह का केस। चैत सिंह का केस है। एंड 1781 का ही है घसीटी बेगम का केस, घसीटी बेगम का केस, घसीटी बेगम का केस, राइट। जी हाँ। और बंगाल का बाबू, बंगाल का विभाजन 1905 में होगा, यहां ध्यान दो कृपया करके। अब हुआ क्या है यहां समझिएगा, ठीक है, कि जो नंद किशोर है, ठीक है, इनका जो बेटा है वो जवान हो रहा है, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि मेरा जो बेटा है बंगाल का नवाब बन जाए। तो वॉरेन हेस्टिंग इनसे कहता है कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारे बेटे को नवाब बना दूंगा, 5 लाख रुपए नवाब बना दूंगा। असलियत में सब पॉसिबल नहीं है गोविंद, ऐसा क्या पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रिश्वत दे देता है। किसको रिश्वत दे देता है? वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन रिश्वत देना तो मना है, परंतु इसने रिश्वत दे दी। दूसरा, अब जब इसने रिश्वत दी तो ये जाता है कोर्ट में, कोर्ट में जाके कहता है कि बाबूजी, वॉरेन हेस्टिंग ने मुझसे 5 लाख रुपए लिए हैं और इसने कहा था कि मैं तुम्हारे बेटे को नवाब बना दूंगा, लेकिन इसने उसको नवाब नहीं बनाया। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? तो क्या डिसीजन निकल लेगा कोर्ट, क्या डिसीजन लेगा मुझे ये बताओ। कोर्ट में मैटर जाता है कि जो वॉरेन हेस्टिंग है वो गद्दार है, वो 5 लाख रुपए मुझसे लेकर गया है, नवाब का पद खत्म होने के बाद वो कह रहा है कि मैं तुझे नवाब बना दूंगा। सही है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको क्या डिसीजन मिलेगा? ठीक है बाबू, ऐसी परिस्थिति में इसको डिसीजन ये मिलता है कि नंद किशोर को ही फांसी दे दी जाती है। गया था न्याय मांगने, लेकिन लेकर आया मौत। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा डिसीजन ये होता है, इसको कुछ इसी प्रकार से समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट सा डिसीजन ये रहेगा कि नंद किशोर जी यहां मांगने तो गए थे न्याय, लेकिन इनके हत्या कर दी जाती है। एक तरीके से देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट कोर्ट द्वारा फांसी की सजा, फांसी की सजा, फांसी की सजा सुना दी जाती है। ठीक है, चलो, आराध्या किसकी सजा सुना दी जाती है? फांसी की, कैपिटल पनिशमेंट, पनिशमेंट। ठीक है, तो इसको कहा जाता है भारत की पहली न्यायिक हत्या, पहली न्यायिक हत्या, न्यायिक हत्या, फर्स्ट जुडिशियल मर्डर, जुडिशियल मर्डर हो गया, जुडिशियल मर्डर। तो ये चीज आपको यहां देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, ये बहुत अजीब सा हो गया सर, ये तो अलग ही कुछ हो गया। हाँ जी, यही हुआ था। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण था कि वॉरेन हेस्टिंग में बहुत ज्यादा पावर्स हैं। सीधी बात, वॉरेन हेस्टिंग में बहुत ज्यादा पावर्स हैं, ये यहां से क्लियर होता है। चैत सिंह से और घसीटी बेगम से 8 लाख, इनसे 8 लाख रुपए, इनसे 5 लाख रुपए मांगे थे। चैत सिंह बनारस का रहने वाला है, ये बनारसी है, और खाई के पानो बनारस वाला, ये बनारस के नवाब है थे। बनारस के नवाब भी खत्म कर दिए थे ना। घसीटी बेगम ये बंगाल की ही है, बंगाल की रॉयल फैमिली से, बंगाल के शाही परिवार से हैं, बंगाल के शाही परिवार से हैं, शाही परिवार से, रॉयल फैमिली से हैं, शाही परिवार से हैं, रॉयल फैमिली से हैं। तो बेसिकली ये दोनों फैमिली से आपको देखने को मिल जाएंगे। लोगों ने क्या इसका प्रोटेस्ट नहीं किया? कोशिश की लोगों ने प्रोटेस्ट करने की, बट वॉरेन हेस्टिंग में बहुत अधिक क्षमताएं थी, कुछ नहीं हो सकता था, अन्याय था। बट जब ये बात ब्रिटेन में पहुंची तो ब्रिटेन को समझ में आया कि भाई ये क्या चल रहा है,
ये तो दिक्कत हो जा रही है। तो जब इस प्रकार की बातें समक्ष आई, इस प्रकार की बातें समझ में आई, इस जुडिशियल मर्डर के बारे में पता चला, तो पूरी तरीके से केस परिवर्तित हो गया। वॉरेन हेस्टिंग को बचाए जाने का प्रयास किए गए, लेकिन ब्रिटेन सरकार के दिमाग में एक बात चली गई कि वॉरेन हेस्टिंग भविष्य में हमारे लिए खतरा बनेगा। इस वजह से गवर्नर जनरल की जो शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, उन शक्तियों को अब रोकना पड़ेगा। और उन शक्तियों को रोकने के लिए 1784 का अधिनियम भारत में लाया गया। इन सभी कारणों की वजह से 1784 का, इन सभी कारणों की वजह से 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम भारत में आया। पिट्स इंडिया एक्ट भारत में आया। पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। पिट्स एक्ट, इसका नाम पिट्स क्यों था? क्योंकि जब ये भारत में आया, इस समय ब्रिटेन का जो पीएम था उसका नाम था विलियम पिट्स यंग। वेरी गुड पंकज, राधे राधे। राइट, दिस इज द रीजन। तो बताइए, अब आप में से किसी भी छात्र को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो वो मुझे बता दे। किसी भी सब्जेक्ट में जो भी आपको दिक्कतें चल रही हैं, मैं देखता हूं क्या क्या दिक्कतें हैं, आपकी दिक्कतों को दूर कराते हैं। बताइए, फटाफट बताएं। तो डाउट का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? अरे वो डाउट का एक टैब है आपके ऊपर, उसको आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सब खुद के चल रहा है। अच्छा, कोई भी डाउट आता है आप जीत राणा .77 इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल जीत राणा जीएस पर भी जा सकते हैं। तो लास्ट में क्वेश्चन करवा दीजिए। बेटा ये रोज चीज पॉसिबल नहीं है कि रोज क्वेश्चन कराए जाएं, बट टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चन कराए जाएंगे। स्टैटिक जी के जल्दी ही स्टार्ट होगा, ठीक है। सबकी कमेंट मुझे दिखाई देते हैं। प्रताप साहब कह रहे हैं बेटा सुनो प्रताप, जो चीज आपने अब तक पढ़ी है, ठीक है, वो सिर्फ आपको पढ़ाया गया कि मतलब ऐसे है कि वो चीज आपको याद कितनी है और ये चीज आपको याद कितनी है, इसमें अंतर आप स्पष्ट करेंगे, आपको पता लग जाएगा। चलिए, मुलाकात आपसे कल करते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।